को 9वां दिन है। चुनाव सुधार स्पेशल इंटरफेस रिवीजन और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। इससे पहले चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को डिबेट के लिए चैलेंज कर दिया था। दरअसल इससे पहले दौरान बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि चुनाव सुधार पर चर्चा से बीजेपी के लोग भागते नहीं हैं। लोकसभा में दोनों के बीच इस पर तीखी बहस भी हुई और अमित शाह ने राहुल गांधी के लोकसभा में पूछे 3 सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान सदन में 7 से ज्यादा बार हंगामा हुआ। आखिर में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट ही कर दिया। मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। 3 दिन तक ईवीएम इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में रखे कि कोई भी पार्टी आकर, कोई भी टेक्नोक्रेट आकर, कोई भी साइंटिस्ट आकर ईवीएम को हैक कर बता दे। ये तो गए ही नहीं, ये नहीं गए। मान्यवर ये सिर्फ प्रेस में आरोप करते, ना अदालत में जाते हैं, ना चुनाव आयोग के पर जाते। मान्यवर मगर एक्सपर्ट भी नहीं गए। आप कोई एक्सपर्ट भेज देते भैया, एक्सपर्ट भी नहीं भेजा। और मान्यवर 2017 में फिर चुनाव आयोग इस निर्णय पर पहुंचा कि आने वाले सब चुनाव ईवीएम से होते। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? मान्यवर मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। राहुल जी, मान्यवर मैंने सोचा कि भाई कुछ गलती नहीं है, मान्यवर कोई गलती नहीं है, तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर मुझे याद आया कि मान्यवर जब इनके जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और यूपी में सरकारें बनाती होती थी, पूरे के पूरे वोट के बक्से हाईजैक कर लिए। ईवीएम आने से ये बंद हो गया, ईवीएम आने से बंद हो गया। और मान्यवर चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ईवीएम का दोष नहीं है, चुनाव जीतने का तरीका जनादेश नहीं था, करप्ट प्रैक्टिसेस थी, इसके कारण चुनाव जीतते थे। अब आज ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। मान्यवर चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा करी। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा मान्यवर, और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। मान्यवर इस एसआईआर पर, गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और मेरा आग्रह है सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है, वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। हमने 2 दिन तक विपक्ष के चर्चा करी कि इसको बाद में किया जाए, 2 सत्र बाद में किया जाए, मगर नहीं माने। हमने हां भर दी। मेरा दायित्व है मान्यवर कि हमने क्यों ना बोली थी। ना बोलने के 2 कारण थे। एक कारण था कि चर्चा गहन पुनर्निरीक्षण के नाम पर वो मांगते थे, एसआईआर के नाम पर मांगते थे।
मान्यवर, मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि एसआईआर पर इस सदन पे चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि गहन पुनर्निरीक्षण की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की है। भारत का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ये सरकार के तहत काम नहीं करते। अगर जब चर्चा होती है और कुछ सवाल खड़े किए जाएंगे तो इसका जवाब कौन देगा? मान्यवर, जब उन्होंने कहा कि हम चुनाव सुधार पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हम तुरंत मान गए और आज चुनाव सुधार पर ही चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री से मुलाकात पे बताने की खुशी जताई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर बताया है कि दोनों देशों द्वारा व्यापार, निवेश, अनुसंधान और नवाचार, रक्षा, अंतरिक्ष संपर्क, आतंकवाद विरोध, शिक्षा और जन जन संपर्क जैसे क्षेत्रों में इटली भारत संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 को लागू करने के लिए उठाए जा रहे सक्रिय कदम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली की दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है, जिससे दोनों देशों और वैश्विक समुदाय को लाभ मिल रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हैदराबाद हाउस में इटली के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मामलों में और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, व्यापार और निवेश बढ़ाने और रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग पर आगे बढ़ने पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा ऊर्जा, कौशल विकास, तकनीक और वैश्विक मुद्दों पर समन्वय बढ़ाने को लेकर भी सहमति जताई गई। दोनों नेताओं ने भारत इटली संबंधों को नई गति देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। दिल्ली इंडिगो के सीईओ आज बता दें कि सामने पेश होंगे। 4 सदस्यीय डीजीसीए टीम के सामने आज पेश होंगे। करीब 3 घंटे, बता दें कि 3 बजे, और इसके साथ ही ऑफिस में सीईओ देंगे जवाब। ऑपरेशनल संकट का डाटा और इसके साथ ही अपडेट ने मांगा है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ डीजीसीए के सामने पेश होंगे और 4 सदस्यीय डीजीसीए टीम 3 बजे मुख्यालय में उनकी फ्लाइट देरी, रद्दीकरण और संकट के बारे में जवाब लेगी। डीजीसीए ने एयरलाइन से विस्तृत डेटा, उड़ानों का अपडेट और क्रू मैनेजमेंट की जानकारी तलब की है। यात्रियों की परेशानी के बीच ये बैठक एयरलाइन के लिए अहम है। बैठक के परिणाम से इंडिगो की स्थिति स्पष्ट होगी और आगे की कार्रवाई तय होगी। डीजीसीए की निगरानी में एयरलाइन को सख्ती से जवाब देना होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज पेश होंगे सामने और सीईओ जवाब देंगे। जहां बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, करीब 3 बजे डीजीसी ऑफिस में पहुंचेंगे सीईओ, जहां बता दें कि उनसे जवाब मांगे जाएंगे और इसके साथ ही आगे की तैयारी को लेकर भी बता दें कि चर्चा देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ आज डीजीसीए के सामने पेश होंगे और इसके साथ ही बता दें कि 4 सदस्यीय डीजीसीए टीम 3 बजे मुख्यालय में उनसे फ्लाइट्स देरी, रद्दीकरण और संकट के बारे में जवाब देगी। डीजीसीए ने एयरलाइन से विस्तृत डेटा, उड़ानों का अपडेट और क्रू मैनेजमेंट की जानकारी तलब की है। यात्रियों की परेशानियों के बीच ये बैठक एयरलाइन के लिए अहम है। बैठक के परिणाम से इंडिगो की स्थिति स्पष्ट होगी और आगे की कार्रवाई तय होगी। डीजीसीए की निगरानी में एयरलाइन को सख्ती से जवाब देना होगा। साथ ही बता दें कि स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आएगी।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि महाराष्ट्र में ईडी और एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। मुंबई के थाने में ईडी और एटीएस की छापेमारी देखने को मिली है। इसके साथ ही बोरीवली गांव में जांच एजेंसियों का छापा। आधी रात से छापेमारी कर रही है एटीएस और ईडी की टीम और कई घरों में एक साथ जांच टीमों ने छापा मारा है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े फंडिंग मामले में रेड, इस सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कई घरों में बता दें कि और इसके साथ ही बोरीवली गांव में जांच एजेंसियों और महाराष्ट्र में ईडी और एटीएस की टीम ने छापेमारी की है, जहां मुंबई में ईडी और एटीएस की छापेमारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बोरीवली गांव में जांच एजेंसियों का छापा। आधी रात से छापेमारी कर रही है एटीएस और ईडी की टीम। कई घरों में एक साथ जांच टीमों ने छापा मारा है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े फंडिंग मामले में बता दें कि रेड, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि ईडी और एटीएस की छापेमारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि बोरीवली गांव में जांच एजेंसियों का छापा और ईडी और एटीएस की छापेमारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां बोरीवली गांव में जांच एजेंसियां का छापा देखने को मिल रहा है। आधी रात से छापेमारी कर रही है एटीएस और ईडी की टीम। कई घरों में एक साथ जांच टीमों ने छापा मारा है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े फंडिंग मामले में भी। पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने सहारा दिया है। वॉशिंगटन में हुई बैठक में आईएमएफ बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की नई सहायता को मंजूरी दे दी है। लेकिन क्या है आईएमएफ की नई शर्तें, पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरियां क्या है और इस मदद का क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो बीते एक दशक से आर्थिक अस्थिरता के दलदल में फंसा हुआ है। वर्तमान वित्त वर्ष में पाकिस्तान रुपए ने रिकॉर्ड गिरा कर देखी। विदेश मुद्रा भंडार कई बार सिर्फ हफ्तों की इंपोर्ट तक ही सिमट गया। महंगाई 30% से ऊपर पहुंची और आम आदमी का जीवन बेहद कठिन हो गया। ऐसे वक्त में आईएमएफ की 1.2 अरब डॉलर की नई मंजूरी पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा की तरह मानी जा रही है। आईएमएफ बोर्ड ने वाशिंगटन में ही करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद इस मदद पर अंतिम मुहर लगाई। आईएमएफ की ये मदद 2 हिस्सों में बंटी हुई है और पहला हिस्सा है 1 अरब डॉलर, जिसे पाकिस्तान अपनी सामान्य आर्थिक स्थिरता और बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरा हिस्सा है 20 करोड़ डॉलर, जिसे जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए दिया गया है। आईएमएफ के मुताबिक पिछले साल के भयानक बाढ़ के बावजूद पाकिस्तान ने अपने आर्थिक कार्यक्रमों में कुछ सुधार किए हैं। सरकार ने बजट घाटा कम किया, सब्सिडी पर अंकुश लगाया। आईएमएफ का नया पैकेज सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक मायनों में भी बेहतर अहम है। पाकिस्तान में नई सरकार आईएमएफ की शर्तों को लागू करने के दबाव में है। बिजली महंगाई, ईंधन दरें और टैक्स में बढ़ोतरी को जनता पहले ही विरोध कर चुकी है। कई राजनीतिक दल आईएमएफ को देश की संप्रभुता में दखल मानते हैं, परंतु सरकार का कहना है कि इस समय देश के पास आईएमएफ का विकल्प नहीं है। आईएमएफ पैकेज का 20 करोड़ डॉलर वाला हिस्सा पाकिस्तान के जलवायु मुश्किलों से जुड़ा है। 2022 की बाढ़ ने पाकिस्तान की 1/3 भूमि को प्रभावित किया था। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, करोड़ों लोग विस्थापित हुए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आईएमएफ के अनुसार बाढ़ के बावजूद पाकिस्तान ने अपने सुधार कार्यक्रम को ट्रैक पर रखा है। इसी भरोसे के चलते ये नया फंडिंग पैकेज मंजूर किया गया है। दक्षिण एशिया की स्थिरता में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस आर्थिक मदद को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रही है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आईएमएफ की मदद सिर्फ एक टॉनिक है, इलाज नहीं। पाकिस्तान को दीर्घकालीन सुधारों की जरूरत है। औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, टैक्स ढांचा तक ठीक नहीं होगा जब तक कि राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी। 1945 में 29 देशों ने मिलकर आईएमएफ की स्थापना को औपचारिक मंजूरी दी। आज आईएमएफ में 190 से ज्यादा सदस्य देश हैं और इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली वित्तीय संस्थाओं में गिना जाता है। आईएमएफ की 3 मुख्य भूमिकाएं मानी जाती हैं। पहली, वैश्विक अर्थव्यवस्था की निगरानी, दूसरी, आर्थिक संकट से घिरे देशों को ऋण सहायता देना और तीसरी, सदस्य देशों को ही तकनीकी सलाह और परीक्षण देना ताकि वे आर्थिक सुधार लागू कर सके। सालों के दौरान आईएमएफ ने ही कई बड़े आर्थिक संकटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1987 की एशियाई आर्थिक मंदी भी इसी में आती है। IMF अक्सर ही अपनी नीतियों को लेकर विवादों में भी रहता है और कई देश मानते हैं कि IMF की शर्तें कठोर होती हैं। बिजली, ईंधन, सब्सिडी और टैक्स पर सख्ती से ही आम जनता प्रभावित होती है। लेकिन IMF का कहना है कि ये सुधार किसी भी देश की दीर्घकालिक आर्थिक सेहत के लिए जरूरी होते हैं। IMF की इसी नीति के तहत पाकिस्तान भी 1980 के दशक से लेकर आज तक कई बार IMF के पास मदद के लिए जा चुका है और अब 24वें कार्यक्रम के तहत इसे एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहारा मिला है। IMF की ये 1.2 अरब डॉलर की मदद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को फिलहाल तो राहत दे सकती है, लेकिन असली चुनौती लंबी दौड़ में स्थिरता बनाने की है। देखना होगा कि सरकार IMF की शर्तों को किस तरह से लागू करती है और इसका असर पाकिस्तान के आम नागरिकों पर क्या पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मौजूद व्यवस्थाओं की जांच की और अधिकारियों को जरूरतमंदों के लिए गर्म कपड़े, साफ सफाई और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सर्दी के मौसम में किसी भी बेघर व्यक्ति को खुले में रहने की नौबत नहीं आनी चाहिए। मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल जीवन मिशन के सभी कार्य निर्धारित लक्ष्य से पहले अर्थात मार्च 2027 तक पूर्ण किए जाएं। साथ ही पिछले 10 वर्षों में जिन ग्रामों में जल संकट रहा, उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उन क्षेत्रों में नियमित जल प्राप्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में ये घोषणा की गई कि जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों और स्वयं सहायता समूह को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारी को निर्देशित किया कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और नवाचार के साथ प्रत्येक परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गति और जिम्मेदारी दोनों अनिवार्य हैं और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कड़े निर्देश दिए, जहां समीक्षा बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, पारदर्शिता और नवाचार पे फोकस किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि जल संकट और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को दूर करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल जीवन मिशन के सभी कार्य निर्धारित लक्ष्य से पहले अर्थात मार्च 2027 तक पूर्ण किए जाएं। साथ ही पिछले 10 वर्षों में जिन ग्रामों में जल संकट रहा है, उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उन क्षेत्रों में नियमित जल प्राप्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में ये घोषणा की गई कि जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों और स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और नवाचार के साथ प्रत्येक परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गति और जिम्मेदारी दोनों अनिवार्य है और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वीर नारायण सिंह का बलिदान गाथा पूरे राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम साय ने बताया कि क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वीर नारायण सिंह के आदर्शों और संकल्पों के अनुरूप छत्तीसगढ़ के स्वर्गीकरण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज 10 दिसंबर है। आज शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है और इस दिन हर साल उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और हम भी पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री के नाते यहाँ पर आते हैं। और आज हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, आदरणीय केदार कश्यप जी, आदरणीय टंकराम वर्मा जी वो भी पधारे हैं, हमारे संगठन के लोग हैं और हम सब लोगों ने शहीद वीर नारायण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
और उनको हम लोग नमन करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों के जो जनता के प्रति उनका शोषण था, जो अत्याचार था, उनके खिलाफ में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और हम लोग को गौरव है कि वो सोना खान की धरती में पैदा हुए थे और लगातार यहाँ पर हमारी सरकार विकास कर रही है। आज 101 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुआ है, तो क्षेत्रवासियों को उसकी भी बधाई देते हैं और यहाँ पर उनके वंशजों का भी आज सम्मान किए हैं और उनके तरफ से ये मांग आई थी क्षेत्रवासियों की तरफ से कि यहाँ पर एक बड़ा सियान सदन का निर्माण होना चाहिए। उसके लिए 50 लाख रुपए की घोषणा किए हैं। यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर है, उसके लिए भी 75 लाख में मरम्मत कराएंगे और भारी संख्या में लोग आते हैं तो यहाँ पर शौचालय वगैरह की भी आवश्यकता है, उसके लिए भी 20 लाख रुपए की घोषणा की। सर, परिवहन का अभाव है यहाँ, अन्य शहरों से जुड़ नहीं पाता है, तो परिवहन के लिए कुछ व्यवस्था सरकार करेगी क्या यहाँ? परिवहन के लिए आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं, विशेषकर सरगुजा बस्तर में, जहाँ पर बसें नहीं चलती हैं और वहाँ के लोग अपना मतलब 407 और पिकअप वगैरह में यात्रा करते हैं और कभी एक्सीडेंट होता है तो उनकी भारी संख्या में मौत होती है और इसको हम लोग संज्ञान में लेते हुए हमारी सरकार इस साल के बजट में मुख्यमंत्री बस सेवा योजना शुरू की है, जिसका शुभारंभ हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी 4 अक्टूबर को किए हैं और आज दूसरे चरण का शुभारंभ किए हैं। अब लगातार हमारे गांव इस योजना से जुड़ रहे हैं, वहां पर बसें संचालित हो रही हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर लगातार खराब होता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। बलजीत नगर में 422 और बवाना में 409 AQI दर्ज किया गया है। दीव बिहार में 415 और बता दें कि खुर्द में 441 AQI दर्ज हुआ है। इसके साथ ही शिवाजी नगर में भी लोनी में भी काफी गंभीर श्रेणी में AQI दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में बता दें कि AQI बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में और इसके साथ ही बता दें कि दिक्कत हो रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर लगातार खराब हो रहा है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। बलजीत नगर की अगर बात करें तो 422 और बवाना की अगर बात करें तो 409 AQI यहाँ दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किए जाते हैं। और इसके साथ ही बता दें कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के कई इलाके और उसके आसपास सुबह से भारी स्मॉग की एक मोटी परत छाई हुई है। दृश्यता कम होने से लोगों को साफ सफर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार कई इलाके सर्व श्रेणी में हैं और शिवाजी नगर की अगर बात करें तो 447 और खुर्द की बात करें तो 441 और दीव बिहार की अगर बात करें तो 415, बलजीत नगर में 422, बवाना में 409 और लोनी में बता दें कि 390 AQI दर्ज किया गया है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आते हैं। और उसके साथ ही बता दें कि जहरीली हवा से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। और बता दें कि दिल्ली से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां AQI बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली के कई इलाके और उसके आसपास सुबह से भारी स्मॉग की एक मोटी सी परत छाई हुई है और दृश्यता इतनी कम है कि आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और इसके साथ ही आंकड़े बताते हैं कि AQI बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और लोगों से भी अपील की गई है कि आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें और इसके साथ ही मास्क का उपयोग करें। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने